हेलो गाइस, चलिए चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर चैप्टर नंबर 1 करवाइए। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 1 को ही उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब वहाँ पर अगर वहाँ पर अच्छे से हमने पढ़ लिया ना, तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, पढ़ने में समझने में हेल्प मिल जाएगी कि क्या मैटर है, किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं परफॉर्म हो रही थी उसको समझ लेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले भाई एक बार स्पीड से शेयर कर दो। भाई शेयर नहीं करते बच्चे बिल्कुल भी। ठीक है, इस कारण फिर बच्चे जो है कम जुड़ पाते हैं। ठीक है, जल्दी से शेयर करें भाई। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को। देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है। सबसे पहला वर्ड जो आया हमारे पास वो आया केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, अगर बात करें इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर, यहां हम कह सकते हैं वन और मोर लिख लेंगे यहां पर, वन और मोर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये होते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अब समझना क्या चीज लिखी मैंने यहां पर, देखा होगा कि हमारे पास दूध होता है, हम घर में दूध लाते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद थोड़ी सी उसमें दही मिला के ना, थोड़ा सा दही मिला के उसको रख देते हैं, और वो क्या हो जाती है, दही में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आ गए। ठीक है, तो वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ऐसी रिएक्शंस जहां पर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है फॉर्म हो जाते हैं। देखिए वहां पर एक सब्सटेंस हुआ फॉर्म, ऐसे भी बहुत सी चीज़ें होंगी जहां पर एक की बजाय दो सब्सटेंस जो हैं फॉर्म हो जाएंगे। वही चीज़ कहलाती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो सांस लेने की प्रोसेस होती है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, कैसी हैं, केमिकल रिएक्शंस है। इसकी अगर बात करें और ज़्यादा, मतलब सर और ज़्यादा अगर हम इसके बिल्कुल सिंपल इसकी भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं दोज प्रोसेस विच आर इरिवर्सिबल, यहाँ लिख लेंगे इरिवर्सिबल, ऐसी प्रोसेस जो रिवर्स ना की जा सके। जैसे मान लीजिए आपने जो भी काम किया, आप उसको अगर परफॉर्म दोबारा कर पा रहे हैं। एक तो होते देखो चेंजेस दो तरीके के दिखाई देते हैं हमें लाइफ में। एक तो फिजिकल चेंजेस जो दोबारा हो सकते हैं, उसी चीज़ को हम दोबारा कर सकते हैं, और एक ऐसा चेंजेस जिसको हम दोबारा नहीं कर सकते, जो रिवर्सिबल नहीं हो, जैसे दूध से दही जमाना। ठीक है, डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना। ठीक है, इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा सर ये केमिकल चेंज हो गया कि नहीं हो गया। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन कोई परफॉर्म हो जाती है तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस होते हैं वो, जैसे उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, उसका जो है टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज, या हम कह सकते हैं उसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी जो स्मेल है, गंध है, वो चेंज होती है। जैसे देखा हो घर में सब्जी बनाई, ठीक है, और सब्जी बनाने के बाद भाई उसको 2 दिन तक रख दो, 2 दिन तक एज इट इज वो क्या रहेगी, पड़ी रहेगी। अब उसमें कुछ बैक्टीरिया जो है रिएक्ट करके ऐसा कर देंगे वो खराब हो जाएगी। अब क्या वो खराब सब्जी को दोबारा ठीक कर देंगे, नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्टेट भी चेंज हो चुकी होगी। उसमें क्या होगा, उसका जो ऑर्डर है, मतलब जो उसकी स्मेल है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जो उसका ऑर्डर स्मेल है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो चीज़ कहलाती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। इस चीज़ में क्या होता है, एक नया ही सब्सटेंस हमारे पास बन के, एक नया सब्सटेंस तैयार होकर हमारे पास आ जाता है। वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक या ज़्यादा सब्सटेंस जो है बन जाते हैं, वो चीज़ केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे अगर एग्जांपल हमें लिखना है, डाइजेशन लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन लिख सकते हैं, या हम कहें कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क, कि मिल्क से क्या कर दिया हमने, दूध से दही बना दी, वो भी कैसा चेंज कहलाएगा हमारे पास? केमिकल चेंज कहलाएगा। ये हो गए इसके एग्जांपल। और कैसी प्रोसेस है ये? इरिवर्सिबल, मतलब इसको कन्वर्ट दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला जा सकता। जैसे दूध से दही जमाई, दही से दोबारा दूध नहीं ला सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, ठीक है। इसके बाद में आगे पार्ट को लेके चलते हैं। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार बता देंगे भाई, उसके बाद फिर आगे चल रहे हैं। जो भी है भाई कमेंट में पूछ सकते हैं, जितने भी अगर कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद देखिए, अब अगर बात आई केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शन समझ गए हम कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अब बात आएगी हमारे पास केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन का मैटर क्या है। तो केमिकल इक्वेशन में हमें दो चीज़ लिखनी है, एक लिखना है हमारे पास रिएक्टेंट, और एक लिखना है हमारे को प्रोडक्ट। एक लिखना है हमारे को रिएक्टेंट और एक लिखना है हमारे को प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट क्या है? ये रिएक्टेंट है टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो इस चीज का यूज करेंगे, मतलब ये दो या तीन, दो मिलके हो सकते हैं या एक ही हो सकता है। ये क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करेंगे, ये यूज होगा। और यहां पर क्या होगा? ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास सब्सटेंस आर फॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे? सब्सटेंस जो है बन के हमारे पास आएंगे। ये रिएक्टेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो राइट हैंड साइड में वो हमारे प्रोडक्ट और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारे रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे अगर इसका बिल्कुल एक सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल उठा लें, मान लीजिए हमने उठाया Mg प्लस में O2। जब मैग्नीशियम को ऑक्साइड की प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। सभी जानते भी होंगे कि जब एक मेटल को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास बन जाता है। और एक बात और भाई यहाँ पर गौर करेंगे, ये चैप्टर चल रहा है तो जो पेज है आपका, या तो एक पेज अलग से ही ले लेंगे या पेज के साथ में यहाँ बराबर में क्या कर लेंगे? लाइन डाल लेंगे। लाइन डालने का भी कारण बताऊंगा कि इतना जो पेज है, कम से कम इतना पेज जो है छोड़ लेंगे, वहाँ पर हम जो डाटा लिखेंगे इंपॉर्टेंट हमारे पास डाटा रहेगा, इस पार्ट को ध्यान से करेंगे। या फिर एक अलग से ही क्या कर लेंगे? पेज ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर रिएक्शन करी, मतलब टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। पार्टिसिपेट करने के बाद ये हमारे पास क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन के आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाद में क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इस वाली बात को भी समझेंगे कि यार ये क्या मैटर है। सर उस दिन भी मेटल नॉन मेटल में आपने ये किया कि भाई इसको जो है आराम से यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, क्या 2 लग रहा है, कैसे 2 लग रहा है, इस बात को समझेंगे अब। लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन निकल के आता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैं उस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या करूँगा? आंसर लिखवाऊंगा। वो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में आपके पास है ही, ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर क्लीन बिफोर बर्न इन एयर, वो क्वेश्चन है, उसका मैं यहाँ पर आंसर लगाऊंगा। उम्मीद है कि केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होगी और साथ में ये समझ में आया होगा भाई ये रिएक्टेंट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट मिलके क्या करेंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे चल रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखिए अगर मैग्नीशियम की बात करें, आंसर मैं लिखवा रहा हूं, मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम कैसा है? एक रिएक्टिव मेटल है। when it
react with air to form मेटल ऑक्साइड। कैसा फॉर्म करता है ये? मेटल ऑक्साइड की क्या कर लेता है, ये हम कह देंगे टू फॉर्म ए लेयर ऑफ, टू फॉर्म, यहां लिख लेंगे टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की क्या कर लेता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है कर लेता है। अभी हमने देखा भी था जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो MgO बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड एक ऐसी परत बन जाएगी कि मतलब अगर बाय चांस हमें इसको आगे, ठीक है, हमें इस मेटल ऑक्साइड को आगे अगर एयर के साथ रिएक्शन करवाना पड़ गया तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, उसको जलने देगा ही नहीं। क्यों नहीं जलने देगा? क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड जो है ना एक मतलब उसकी कवरिंग बन जाएगी, बिल्कुल एक कवर बन जाएगी, उसको जो आगे रिएक्ट ही नहीं करने देगी। दिस अगर बात करें, दिस मेटल ऑक्साइड प्रिवेंट मतलब रक्षा करना। दिस मेटल ऑक्साइड प्रिवेंट टू रिएक्ट विद O2। ये O2 कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी है ये क्या कर लेगी, आगे O2 के साथ उसको रिएक्शन करने ही नहीं देगी। दिस मेटल ऑक्साइड प्रिवेंट टू रिएक्ट आएगा यहाँ पे, रीच नहीं, रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, सो इट क्लीन बाय सैंडपेपर टू इट क्लीन बिफोर, यहाँ क्लीन ही लिख लेंगे, सैंडपेपर, इट क्लीन बाय सैंडपेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, कि एयर में जलाने से पहले उसको सैंडपेपर, वो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं हम हिंदी में रेगमार जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको रेगमार से क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे उसको जलाने से पहले। दोबारा बोल रहा हूँ, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, एक रिएक्टिव मेटल है, हाईली तो नहीं बोल सकते, ठीक है, रिएक्टिव मेटल है, जब एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड बना लेगा। मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद ये मेटल ऑक्साइड क्या करेगी, प्रिवेंट टू रिएक्ट विद O2 के साथ आगे इसको रिएक्शन करने ही नहीं देगी, और अगर आगे रिएक्शन नहीं करेगी तो थोड़ी सी समस्या रहेगी। इट क्लीन बाय सैंडपेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, इसलिए इसको सैंडपेपर से क्लीन करना चाहिए हवा में जलाने से पहले, ठीक है। चलिए इसको स्पीड से नोट करेंगे, फिर आगे पार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता था केमिकल इक्वेशन में, वो मैंने करवा दिया। उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में हमारे पास हम केमिकल इक्वेशन पे चल रहे थे, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल जो है हम उठाते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक लाइन डाल लेंगे, और यहाँ पर क्या करना है हमारे को, जैसे पहला हमने लिखा MgO, यहाँ पर लिख लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जितने भी हमारे पास लगभग 15 से 20 नाम बनेंगे, हमें इस पार्ट के जरिए ये भी याद होता रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं, ताकि आपको एग्जाम में जो है समस्या आए ही ना, आप आराम से उसको कर सकें, ठीक है। उसके बाद में और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने उठाया जिंक, और जिंक को कर देते हैं H2SO4 के साथ। अब ये H2SO4 है, देखिए जिंक तो नॉर्मली है, जिंक तो आराम से पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड नेम हमारे पास निकल के आया H2SO4, साइड में लिखते रहेंगे भाई, ये याद रहेंगे बाद में, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन गया हमारे पास जिंक सल्फेट, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। अगर बैलेंसिंग की बात देखें तो हाइड्रोजन 2 एटम, सल्फेट सिंपल है, जिंक भी एज इट इज है, ठीक है। तो थर्ड नाम निकल के आया हमारे पास जिंक सल्फेट, ठीक है। लेकिन सर अभी भी बैलेंस वाली बात जो है कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रही बच्चों को। चलिए अब उसको और थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं, और अब पार्ट चलते हैं अपना बैलेंसिंग वाले, बल्कि ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ इसको समझेंगे कि अब मैं क्या पार्ट करवाने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्या नहीं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी के जरिए बैलेंसिंग सीखेंगे भाई। हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे बैलेंस केमिकल
इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे Fe को हमने क्या कर दिया, H2O के साथ रिएक्ट करवा दिया, ये बन गया Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन जो है हमारे पास बाहर निकल जाएगा। अब देखिए बैलेंस किस तरीके से हम करते हैं। आप क्या करें, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स यहां पर एलिमेंट लिखे। अगर बात करूं एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और एटम्स इन राइट हैंड साइड, टोटल एलिमेंट कितने हैं? एक तो आयरन दिख रहा है Fe, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। एक आयरन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन के कितने एटम है? यहाँ पर एक। हाइड्रोजन के कितने हैं? यहाँ पर दो। और ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पर एक। आयरन के कितने हैं? यहाँ पर तीन। ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पर चार। और हाइड्रोजन के कितने हैं? यहाँ पर दो। अब देखिए बैलेंस होने चाहिए। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि भाई अगर इसको हम एज इट इज छोड़ दें, एग्जामिनर गलत क्यों करेगा? बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होना क्यों जरूरी है, अभी उसके ऊपर एक पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा, बता भी दूंगा कि बैलेंस होना जरूरी क्यों है। ठीक है, पहले तो बैलेंस करना सीख लो एक बारी। यहां पर ये एक को तीन बनाना है, तो एक को तीन बनाना है तो क्या कर देंगे, इसको तीन से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, इसको कर लो एक से मल्टीप्लाई। चलिए हम देख लेते हैं जरा, आयरन को हमने क्या करा है, तीन से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ना कभी यहाँ ना लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं। अभी हमने H2O का देखो कुछ नहीं बिगाड़ा हमने, और इसको जो है Fe3O4 हमने इसको कर दिया एक से मल्टीप्लाई। अगर एक से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ पे हो गया H2। ठीक है, इतनी फॉर्मेशन आगे समझ में। अभी भी अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, चार। अभी भी कंप्लीट बैलेंस नहीं है। इसका मतलब या तो क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको क्या करें, चार से मल्टीप्लाई करें। देखिए इसको क्या करें, चार से मल्टीप्लाई करें, इसको करें एक से मल्टीप्लाई। देखिए इसको अगर एक से मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब एक डाउट और आ गया। अब डाउट क्या आया कि सर यहाँ पे तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, चार। ऑक्सीजन के चार हो गए, हाइड्रोजन दो चौके आठ। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो यहाँ पर एक काम ना कर लो, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कर लो, इस हाइड्रोजन को चार से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इस हाइड्रोजन को चार से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार से मल्टीप्लाई हो गया ना ये। देखो यहाँ पे जो है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली 8 हो गए कि नहीं हो गए, तो यहाँ पर भी क्या कर लो, इसको बना लो 8। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारे पास आयरन, ये था हमारे पास वाटर। वाटर को सब भी जानते ही होंगे कि H2O होता है। इसको बोलते हैं भाई हम अपना, ये होगा हमारा फेरस फेरिक ऑक्साइड जो है हमारे पास ये हो जाएगा। इसका कोई इतना यूज़ नहीं है जो मैं इसको यहाँ पे लिखवाऊँ। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं यहाँ लिखवा दूँ। जैसे सबसे पहला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगला सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जिंक सल्फेट क्या होता है। तो ये वाला पार्ट था हमारे पास इस तरीके से। चलिए एक दो और देखते हैं जिसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। एक बार इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एग्जाम में आ गया कि इसको बैलेंस करके दिखाइए। देखिए एग्जाम में हमें यहाँ पे 3, 4 और 4 यही लगाने का नंबर मिलेगा, सिर्फ हमें इसको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। तो अब इस पैटर्न के जरिए पहले एलिमेंट लिख लो, एटम इन लेफ्ट हैंड साइड और एटम इन राइट हैंड साइड। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है पहले वाले को बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, बन गए 3 3। इसको क्या करना है, जो बराबर है उसको बाद में छेड़ना है। पहले यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, 1 कर लो। अब जब हमने देखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑटोमेटिकली 8 बन चुका था। अगर ये 8 बन गया तो क्या करो, इसको भी क्या कर दो, 8 बना दो। हो गया ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंप्लीट। चलिए एक एग्जांपल और उठाएंगे, फिर समझते हैं। ठीक है, नोट करेंगे स्पीड से। उसके बाद में भाई एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। CO प्लस में H2 और 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब इसको करेंगे CH3OH। अब ये बच्चे उसी टाइम पूछने लग जाएंगे, सर ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखो सारी की सारी रिएक्शन, अब ये तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, किसी को किसी प्रेशर पे करना पड़ता है किसी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि ये नहीं है, अब ये नहीं कि आपकी दही जो है घर में रसोई में रखी जमेगी तो बाकी सारे काम भी ऐसे सिंपली हो जाएंगे। किसी को
प्रेशर पे किसी एक निश्चित प्रेशर पे करना पड़ता है, किसी रिएक्शन को किसी एक्यूरेट टेम्परेचर पे, मतलब ये जो रिएक्शन है इसी टेम्परेचर पे परफॉर्म हो पाएगी, इसको इतने प्रेशर पर करना पड़ेगा, तो ये जो है ज़रूरी होती है। अब बच्चों में ये क्वेश्चन कि सर हमें कैसे पता लगेगा किसके लिए कितना प्रेशर सेट करना, तो भैया 10th क्लास में नहीं आता, एक आधा है तो थोड़ा बहुत जो है लिख लेंगे, उसके अलावा नहीं आता। ठीक है, देखिए ये COH2, अब यहाँ देखेंगे CH3OH, यहाँ पर अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दिख रहा है कार्बन, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक और हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर एक और ये कितनी है, ये हमारे पास 4। तो इसको क्या करना है, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसको 2 से, इसको 1 से, अगर जैसे इसको 2 से किया कुछ और मेरा चेंज हुआ ही नहीं, तो ये हो गया 4, ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक और ये 3 और 1 4, तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई। चलिए एक एग्जांपल जो है और उठा लेते हैं, अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो एक एग्जांपल और उठाएंगे तो क्लियर हमारे पास डाउट जो है हो जाएगा। मैं उठा लेता हूँ अपनी ये वाली रिएक्शन, CO2 प्लस में H2O, यहाँ लिख लेंगे क्लोरोफिल और यहाँ लिख लेंगे सनलाइट, और C6H12, ये जानी पहचानी रिएक्शन है भाई, O6 प्लस में O2 प्लस में H2O। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, जिस बच्चे को समझ में आई है वो उसी टाइम उसको रिएक्शन का तो काम तमाम कर देगा भाई। ये कौन सी रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीजें मिलके, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से, पानी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, पौधे अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब भोजन ये बनाया, स्टार्च सॉल्यूशन ये बना दिया भाई, ऑक्सीजन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जो कि हम लेते हैं, और साथ में वाटर को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब अगर बैलेंसिंग की बात देखें जी, कि सबसे पहले कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसका मतलब मेरे को पता रहेगा कि यहाँ पर तो 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। चलिए एक तो बैलेंस हो गया, एक जगह तो हमने जो नंबर है वो लगाना था वो सेट कर दिया। अब बात या तो ऑक्सीजन की देख लो या हाइड्रोजन की देख लो। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2। तो एक बात अगर मैं लगाऊं, देखो वैसे तो देखने में लग रहा है 12 और 2 14, तो बच्चे सोच रहे सर 7 लगा के काम खत्म करो, लेकिन ऑक्सीजन की गड़बड़ी हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है फुलफिल नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 12 तो यही हो गए, और ये 19, मतलब अभी भी गड़बड़ है। यहाँ पर क्या लगाओ, देखो यहाँ पर लगाएंगे हम 12। जैसे ही मैं यहाँ पे 12 लगाता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 लगाया, ऑक्सीजन कितना हुआ 12, तो ये रहा 12, ये रहा 24, 6 तो मेरे को यहाँ से मिल गया। ठीक है भाई, 6 मिल गया मेरे को, मेरा काम रह गया ऑक्सीजन मेरे को कितना चाहिए, और ऑक्सीजन मेरे को चाहिए मेरे को 18। चलिए एक बार ऑक्सीजन को भी छोड़ दें, अगर हाइड्रोजन कितना है 24, 12 ये रहा, तो 6 2 6 के 12, तो हो गया हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट। अब जरा देखते हैं, 6 तो मेरे को ऑक्सीजन यहाँ से मिल गए, 6 मेरे को ऑक्सीजन यहाँ से मिल गए, थे कितने इधर 24, मतलब कितने की कमी रहेगी 12, मतलब 2 6 के 12, मतलब हो गए ना, टोटल क्या हो गए, ऑक्सीजन जो है हमारे पास 12 हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शंस जो है बैलेंस कर सकते हैं। ये देखना है कि भाई एटम्स जो है सभी उसके एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के वो इक्वल होने चाहिए। अब अगर बात करें कि सर ये एटम्स इक्वल रखते क्यों हैं, अगर हम सिंपल इसको छोड़ दें तो एटम्स इक्वल रखते क्यों हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो है मैं आंसर लिखवा रहा हूं कि वाई, क्वेश्चन लिख लेंगे क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नीड। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों है। देखिए एक होता है, अगर आंसर की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आपके जितना मास लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा होना चाहिए, कि मास कभी भी, यहां मैं लिख दूंगा मैं, मास कैन नाइदर
नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि कभी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, वो जितना है उतना ही हमारे पास रहेगा। सो जितना इधर पड़ा था उतना ही क्या होना चाहिए, उधर होना चाहिए। सो एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो जितने हमारे पास एटम लेफ्ट हैंड साइड में पड़े हैं उतने ही एटम्स क्या होने चाहिए, हमारे पास राइट हैंड साइड में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ये लॉ जो है मानना पड़ता है केमिकल रिएक्शन में, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना जरूरी पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जो है अपना ये समझ गए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जरूरी क्यों है। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन समझ गए भाई, और एक हमने क्वेश्चन समझ लिया, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। उसके अलावा जो है अब हमारे पास चलिए 2 मिनट और लगाएंगे, 1-2 रिएक्शंस जो है मैं और करवा देता हूँ। ठीक है, सेशन वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बच्चे 15 मिनट में पूछने लगते हैं सर कितनी देर का है, कितनी देर का है। चलिए इसको स्पीड से कंप्लीट जो है कर लेते हैं, 2 मिनट और लगेंगे भाई। मैं 1-2 एग्जांपल उठा लेता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक तो उठा लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन। तो दिया हुआ है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंपल सा है, हमें करके दिखानी है रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाइड्रोजन क्या होता है H2, क्लोरीन क्या होता है Cl2। जैसे ही बनाया हमने, क्या बनेगा ये HCl, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है बैरियम क्लोराइड प्लस में हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, और हमें मिलके बना रहा है ये बैरियम सल्फेट प्लस में बना रहा है ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए बैरियम क्लोराइड, वहाँ वो जो मैंने साइड में पेज लिखवाया था उसमें लिख लेंगे। बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2, लिखते चलेंगे वहाँ पे। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4। उसके बाद बैरियम सल्फेट होता है BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। ये सभी याद करने पड़ेंगे भाई कि बैरियम क्लोराइड क्या। अब करना है इनको बैलेंस करना है। देखो Ba की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, Ba यहाँ भी दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो भाई यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, जैसे एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे, 3 है तो यहाँ कर देंगे 2, 6 बन गया, और यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो गया 3। अब अगर यहाँ पर जो है बैरियम 3 हो गया तो यहाँ पर बैरियम क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। अब बात आई, देखो एल्यूमिनियम की तो कोई पंगा है नहीं, एल्यूमिनियम तो 2 है, सल्फेट कितना हो गया, सल्फेट हो गया ये SO4 जो है 3 गुना हो गया, तो सल्फेट को यहाँ पर इस तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं लगाएं, देखो यहाँ पे जैसे लगाएंगे ये एल्यूमिनियम फिर बिगड़ जाएगा, तो पूरा का पूरा जो है बैलेंसिंग कंप्लीट खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर सल्फेट के साथ यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे 3 लगा सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद एक और है सोडियम प्लस वाटर। चलिए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर दिक्कत हो गई, इसको क्या कर लो इस तरीके से 2 कर देंगे, इस तरीके से 2 कर देंगे, देखिए, और यहाँ पे 2 कर देंगे। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ये रे, तो इस तरीके से क्या कर देंगे इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। ये था हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पार्ट और केमिकल। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो कल लेक्चर लगेगा अपना, उसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, कितने तरीके की हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती हैं, कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती हैं। कल क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे भाई, और सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
तो थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा जगह शेयर हो जाए तो सभी बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है, सभी बच्चों का भला हो जाएगा। चलिए चलते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।